अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? ठीक हैं स्टूडेंट्स? आज के लेक्चर में हम एक बड़ा इम्पॉर्टेंट टॉपिक स्टडी करने जा रहे हैं जिसका ताल्लुक मैथमेटिक्स के साथ भी है। प्योरली वो मैथमेटिक्स का टॉपिक है, लेकिन चूंकि फिजिक्स के अंदर हम डिफरेंट वेक्टर क्वांटिटीज़ को यूज़ करते हैं, तो फिजिक्स के अंदर भी इसकी मेजर इन्वॉल्वमेंट है जब आप वेक्टर्स को डील करते हैं। तो स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा लेसन है वो है प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। तो देखिएगा प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स क्या होता है। प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, ये हमारा आज का लेसन है जो हमें आज समझना है। स्टूडेंट्स, यहां पर ये जो वर्ड प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट का क्या मतलब है? यहां पर ये जो वर्ड प्रोडक्ट है, इट मींस मल्टीप्लीकेशन। दो वेक्टर्स का मल्टीप्लाई करना, मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू वेक्टर्स। तो आज के लेसन में हमने समझना है कि अगर टू वेक्टर्स को मल्टीप्लाई किया जाए तो फिर क्या होगा। ये हमारा आज का लेसन है जो हमने समझना है। अब ये जो आपको हेडिंग नजर आ रही है, इसमें पहला क्वेश्चन आपके जहन में यह आ सकता है कि सर आपने कहा मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू वेक्टर्स, क्या सिर्फ दो ही वेक्टर मल्टीप्लाई हो सकते हैं? दो से ज्यादा नहीं है? थ्री वेक्टर्स की मल्टीप्लीकेशन नहीं है? फोर वेक्टर्स की मल्टीप्लीकेशन नहीं है? जी बिल्कुल है, लेकिन हमारे सिलेबस का इस लेवल पर जो कोर्स डील कर रहा है वो टू वेक्टर्स की मल्टीप्लीकेशन को डील कर रहा है, लिहाजा हम टू वेक्टर्स मल्टीप्लीकेशन पढ़ेंगे। पहली बात। अगली बात यह है कि जब दो वेक्टर मल्टीप्लाई हो रहे हैं, लेट्स से एक वेक्टर है ए, दूसरा वेक्टर है बी, और ये दोनों वेक्टर आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। एक वेक्टर ए है, बी है, ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं। मल्टीप्लाई जब होंगे तो मल्टीप्लाई होने के बाद जो रिजल्ट आएगा उसकी दो पॉसिबिलिटीज। दो वेक्टर्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं, मल्टीप्लाई होने के बाद जो रिजल्ट आएगा उसकी दो पॉसिबिलिटीज। एक रिजल्ट ये आ सकता है कि दोनों वेक्टर्स मल्टीप्लाई हों और जो रिजल्ट आए वो स्केलर क्वांटिटी आए। और एक पॉसिबिलिटी ये है कि दोनों वेक्टर्स मल्टीप्लाई हों और जो रिजल्ट आए वो वेक्टर क्वांटिटी आए। याद रखिएगा, दोनों में से एक पॉसिबिलिटी होगी, दोनों इकट्ठे नहीं हो सकते। टू वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करने से या स्केलर क्वांटिटी आंसर आएगा, टू वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करने से या वेक्टर क्वांटिटी आंसर आएगा। याद रखिए स्टूडेंट्स, अगर टू वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करने से आपका जो आंसर है वो स्केलर क्वांटिटी आ रहा है, स्केलर क्वांटिटी, तो इस तरह के प्रोडक्ट को हम बोलेंगे स्केलर प्रोडक्ट। और यहां पर प्रोडक्ट का मतलब मल्टीप्लीकेशन। और अगर टू वेक्टर्स को मल्टीप्लाई किया और आंसर आया वेक्टर क्वांटिटी, तो इस तरह के प्रोडक्ट को बोलेंगे वेक्टर प्रोडक्ट। तो याद रखिएगा, दो तरह का प्रोडक्ट हम पढ़ते हैं, एक है स्केलर प्रोडक्ट और एक है वेक्टर प्रोडक्ट। इसको याद रखने के लिए एक आपको हिंट दे रहा हूं। स्केलर प्रोडक्ट, बाज दफा जो प्रोडक्ट का मतलब लेते हैं हम एवरीडे लाइफ में, जो हमें चीज मिल रही होती है उसको भी हम प्रोडक्ट कह देते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि यहां पर प्रोडक्ट से मुराद यही है, लेकिन याद रखने के लिए मैं कह रहा हूं कि आप इसको इस सेंस में भी याद रख सकते हैं कि दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करने से जो मुझे प्रोडक्ट मिल रही है वो कौन सी क्वांटिटी मिल रही है? स्केलर क्वांटिटी। तो इस तरह के प्रोडक्ट को बोलेंगे स्केलर प्रोडक्ट। और अगर दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करने से मुझे मिल रही है वेक्टर क्वांटिटी, तो ये चूंकि प्रोडक्ट जो है वो वेक्टर आ रहा है, तो हम कहेंगे दिस इज योर वेक्टर प्रोडक्ट। तो दो प्रोडक्ट हैं आपकी बुक वाले ने डिस्कस किए,
स्केलर प्रोडक्ट एंड वेक्टर प्रोडक्ट। बुक की तरतीब के मुताबिक हम सबसे पहले स्केलर प्रोडक्ट को पढ़ेंगे जी, कि स्केलर प्रोडक्ट क्या होता है। आइए देखते हैं स्केलर प्रोडक्ट। स्केलर प्रोडक्ट, सबसे पहले डेफिनेशन, इफ वे multiply two vectors and as a result we get scalar quantity, then such kind of product is known as scalar प्रोडक्ट। हमने क्या किया, हमने टू वेक्टर्स को, गौर कीजिए, ये टू वेक्टर्स हैं, मैंने इन टू वेक्टर्स को मल्टीप्लाई किया और जो रिजल्ट आया, जब हमने रिजल्ट को गौर किया तो वो हमारे पास स्केलर क्वांटिटी आ गई। तो इस तरह के प्रोडक्ट को हम बोलेंगे दिस प्रोडक्ट इज नाउन एज स्केलर प्रोडक्ट। ओके, ये स्केलर प्रोडक्ट की डेफिनेशन होगी। इसके बाद आ जाते हैं इसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन। मैथमेटिकली फर्ज कीजिए मेरे पास एक वेक्टर ए है, दूसरा वेक्टर बी है। जब दो वेक्टर कहेंगे तो एक को मैंने ए कह दिया, एक को बी कह दिया, तो ये इक्वल होगा ए बी कॉस थीटा। अब इन दोनों के दरमियान ये दोनों वेक्टर्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो मल्टीप्लाई का कौन सा सिंबल यूज करें। बाज दफा डॉट का सिंबल भी मल्टीप्लीकेशन के लिए यूज होता है और ये क्रॉस का सिंबल भी मल्टीप्लीकेशन के लिए यूज होता है। तो चूंकि दो तरह के प्रोडक्ट हैं, तो एक प्रोडक्ट को हमने डॉट का सिंबल दे दिया और एक प्रोडक्ट को हमने क्रॉस का सिंबल दे दिया। तो स्केलर प्रोडक्ट के लिए हमने ये डॉट का सिंबल यूज किया है। ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा। स्टूडेंट्स, ये डॉट इतना इंपॉर्टेंट है कि इस डॉट की वजह से इस प्रोडक्ट का दूसरा नाम है डॉट प्रोडक्ट। तो याद रखिएगा, स्केलर प्रोडक्ट is also known as dot product। इसका दूसरा नाम डॉट प्रोडक्ट भी है। इस हवाले से भी आपने इसको याद रखना है। अब जरा मैं इस रिलेशन पे आऊंगा। हमने लिखा एज वेक्टर ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा। अब इसको समझने की कोशिश करते हैं। स्टूडेंट्स, यहां पर ए क्या है, ए के ऊपर बार है, तो ए इज योर वेक्टर, लेट्स से दिस इज योर फर्स्ट वेक्टर एंड बी इज योर सेकंड वेक्टर। तो कोई दो वेक्टर हैं, उन दोनों वेक्टर्स के दरमियान मैंने डॉट लगा दिया, तो डॉट ये बता रहे हैं कि हम इन दोनों का स्केलर प्रोडक्ट ले रहे हैं। ये किसके इक्वल है, आगे ए लिख दिया। अब गौर कीजिए, मैंने इस ए के ऊपर बार नहीं लिया, इट मींस ये जो ए है ये इस वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए, और ये जो बी है ये इस वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड है। तो याद रखिएगा, ए बी, ए क्या है फर्स्ट वेक्टर का मैग्नीट्यूड, बी क्या है सेकंड वेक्टर का मैग्नीट्यूड। यही वजह है, गौर कीजिए, मैंने यहां पर एरो या बार यूज नहीं किया, आप भी यूज नहीं करेंगे। इधर मैंने एरो या बार यूज किया है,
यहां पर मैं ए को वेक्टर ले रहा हूं और बी को भी वेक्टर ले रहा हूं, लेकिन यहां पर मैं इसको वेक्टर नहीं ले रहा, मैं इसका सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड ले रहा हूं। और यहां पर भी मैं बी को वेक्टर नहीं ले रहा, मैं सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड ले रहा हूं। यही वजह है कि मैंने दोनों के ऊपर एरो या बार नहीं लगाया। याद रखिएगा, इधर अगर एरो या बार आप लगा देंगे तो नंबर कट जाएंगे, इधर आप नहीं लगाएंगे तो नंबर कट जाएंगे। इन दोनों के दरमियान मैंने डॉट भी नहीं लगाया, लगाने की जरूरत नहीं है। इधर नहीं लगाएंगे तो नंबर कट जाएंगे, इधर लगाएंगे तो नंबर कट जाएंगे। तो जरा अटेंटिव होकर ये देखिएगा। व्हाट इज थीटा? थीटा इज द एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड बी। दो वेक्टर्स के दरमियान जो बनने वाला एंगल होगा, थीटा वो एंगल। और याद रखिएगा, यहां पर यह बात भी याद रखने वाली है कि जब भी हम दो वेक्टर्स के दरमियान एंगल लेंगे, देखिएगा दोनों वेक्टर्स की टेल को मैंने आपस में जोड़ा हुआ है, टेल विद टेल। जब वेक्टर्स को ऐड करते हैं तो हेड को टेल से मिलाते हैं, हेड को टेल से या टेल को हेड से मिलाते हैं, लेकिन जब एंगल देखते हैं तो फिर वेक्टर्स की टेल्स को आपस में मिलाते हैं, इस तरह के वेक्टर की ओरिजिनलिटी डिस्टर्ब ना हो। तो बड़ा स्लोली चल रहा हूं, बात को समझ लीजिए। ए डॉट बी क्या हुआ? ए डॉट बी इज इक्वल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ फर्स्ट वेक्टर इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ सेकेंड वेक्टर इंटू कॉज ऑफ द एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड बी। ये अब आपने इसको अच्छे तरीके से याद रखना है। इसके बाद इसके कुछ एग्जाम्पल्स पे आ जाइए। पहली एग्जाम्पल, वर्क। स्टूडेंट्स याद रखिएगा, वर्क इज अ डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। वर्क इज अ डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। W इज इक्वल टू एफ डी कॉस थीटा। कैसे? ये फॉर्मूला गौर कीजिए। ए डॉट बी इक्वल था ए बी कॉस थीटा। तो आप समझ लीजिए कि ए की जगह एफ आ गया, बी की जगह डी आ गया, तो एफ डॉट डी इज इक्वल टू एफ डी कॉस थीटा। दूसरी एग्जांपल, पावर, P इज इक्वल टू एफ डॉट वी, एफ वी कॉस थीटा। ये याद रखिए। तो दैट इज द डेफिनेशन ऑफ स्केलर प्रोडक्ट, दिस इज मैथमेटिकल एक्सप्रेशन ऑफ स्केलर प्रोडक्ट, एंड दीज टू आर द एग्जांपल्स ऑफ स्केलर प्रोडक्ट। इसके बाद एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, $1,000,000 क्वेश्चन है कि सर व्हाई वी आर taking cos theta in scalar product, why not sin theta? Very important question. अब नेक्स्ट मैं इस पॉइंट पर फोकस करूंगा कि हम स्केलर प्रोडक्ट में cos थीटा क्यों ले रहे हैं, हम स्केलर प्रोडक्ट में sin थीटा क्यों नहीं लेते। चलिए अब इसको समझने की कोशिश करते हैं। रिलेशन क्या है? फर्स्ट वेक्टर dot second vector is equal to the magnitude of first vector into magnitude of second vector into cos of the angle between A and B. Why cos? Why? इसको समझते हैं। स्टूडेंट्स, फिजिक्स में या मैकेनिक्स में हम बहुत सी ऐसी प्रॉब्लम्स को डील करते हैं कि उन प्रॉब्लम्स में जो फिजिकल क्वांटिटीज यूज हो रही होती हैं वो वेक्टर क्वांटिटीज होती हैं। मिसाल के तौर पर पिछले लेक्चर्स में भी मैंने रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स वाले लेक्चर में भी एग्जांपल दी थी। फर्ज कीजिए मेरे पास ये एक ऑब्जेक्ट है जिसका कोई मास m है, मैंने इसको किसी एक पॉइंट A से ड्रैग करना है और उसको A पॉइंट से ड्रैग करके B पॉइंट तक लेकर आना है। ये इसका फिक्स डिस्टेंस है, मुझे यहां से यहां तक ही लेकर आना है इसको। तो मैं क्या करता हूं, मैं इस ऑब्जेक्ट पर फोर्स अप्लाई करूंगा और फोर्स अप्लाई करने से ये डिस्प्लेसमेंट कवर करेगा, उस डिस्प्लेसमेंट को मैंने डी कह दिया। फोर्स एफ अप्लाई की और डिस्प्लेसमेंट डी कवर हो गया। इस केस में आपको नजर आ रहा है कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों एक दूसरे के पैरेलल है और हमें वर्क मिल रहा है। अब अगर एक मैं डिफरेंट सिनेरियो रखूं आपके सामने कि वो ही ऑब्जेक्ट हो, वो ही पॉइंट ए है और उसी पॉइंट बी पर जाना है उसने,
अब मैं सेम अमाउंट ऑफ फोर्स में चेंज नहीं कर रहा, मैं सेम अमाउंट ऑफ फोर्स लगा रहा हूं, लेकिन अब फोर्स में स्ट्रेट लाइन में नहीं लगा रहा बल्कि एक एंगल के साथ लगा रहा हूं। तो देखने में यह आया कि वो ही अमाउंट ऑफ फोर्स जब आप एक एंगल बना के लगाते हैं तो ये उतना डिस्प्लेसमेंट नहीं कवर करवा पाती जितना इसने कवर करवाया। इसका मतलब यह हुआ कि अब ये दोनों जो वेक्टर क्वांटिटीज हैं, दीज आर नॉट पैरेलल टू ईच अदर, और उनके पैरेलल ना होने की वजह से हमारा जो वर्क का वैल्यू है वो रिड्यूस हो गई। जब पैरेलल थे तो वर्क की वैल्यू जो भी मिली उसको मैंने मैक्सिमम वैल्यू कह दिया। अब मुझे वही अमाउंट ऑफ फोर्स लगाने से उतना डिस्प्लेसमेंट कवर नहीं हो रहा जितना इधर कवर हुआ था, हालांकि फोर्स की वैल्यू सेम है। मिसाल के तौर पर इधर भी 50 न्यूटन लगाई, इधर भी 50 न्यूटन लगाई, लेकिन ये 50 न्यूटन उतना डिस्प्लेसमेंट नहीं कवर करवा पाई जितना उस ऊपर वाली 50 न्यूटन ने कवर करवाया। फर्क कहां पर आया? फर्क आया कि ऊपर फोर्स डिस्प्लेसमेंट के पैरेलल है, यहां पर पैरेलल नहीं है, यहां पर बल्कि क्या बना रही है? एंगल बना रही है, थीटा एंगल बना रही है। अच्छा, अब ये पैरेलल नहीं है, लेकिन मुझे ये नजर आ रहा है कि आल्दो कि ये पैरेलल तो नहीं है, लेकिन इस फोर्स का कुछ ना कुछ अफेक्ट इस डायरेक्शन में हो रहा है, उसी की वजह से ये ऑब्जेक्ट आगे की तरफ मूव कर रहा है। तो इस फोर्स का कौन सा अफेक्ट है जो डिस्प्लेसमेंट के पैरेलल है? क्योंकि इस ऑब्जेक्ट का आगे मूव करना इस बात की दलील है कि इस फोर्स जो कि एंगल बना रही है, कुछ ना कुछ फोर्स ने इसको अलोंग एक्स एक्सिस या आगे की तरफ ड्रैग तो करवाया है। अब वो वैल्यू इस फोर्स की जो इसको आगे की तरफ ड्रैग करवा रही है, मैं कहूंगा फोर्स का वो कंपोनेंट होगा एफ एक्स, विच इज एफ कॉस थीटा। अगर आपको रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स का कॉन्सेप्ट याद हो तो हमें पता है ये एफ है, ये एंगल थीटा है, ये है एफ कॉस थीटा और ये है एफ साइन थीटा। तो बेटा ये जो कंपोनेंट है, ये कंपोनेंट जो कि डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में है, ये एफ कॉस थीटा। तो ये एफ कॉस थीटा वो कंपोनेंट है जो डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में है। लिहाजा हम कॉस थीटा क्यों इधर ले रहे हैं? कॉस थीटा लेने की रीजन ये है कि मुझे पता है कि मैक्सिमम वैल्यू उस वक्त मिलती है जब दो वेक्टर्स एक दूसरे के पैरेलल हो रहे हैं। अगर ये दोनों वेक्टर एक दूसरे के पैरेलल नहीं है तो फिर मैंने ये देखना है कि किसी एक वेक्टर का कौन सा कंपोनेंट है जो दूसरे के पैरेलल नहीं है। अगर मुकम्मल तौर पर पैरेलल नहीं है तो फिर कौन सा कंपोनेंट है जो पैरेलल है? तो जब भी आप पैरेलल निकालोगे आपके पास कॉस थीटा वाला फंक्शन आएगा। तो स्केलर प्रोडक्ट यूज होता है टू डिस्कस हाउ अ वेक्टर is parallel to other vector। कि एक वेक्टर दूसरे वेक्टर के कितना पैरेलल है? क्या 100% पैरेलल है जब 0 डिग्री एंगल हो? अगर 100% नहीं है तो फिर कितना पैरेलल है? इस चीज को स्टडी करने के लिए हम प्रोडक्ट यूज करते हैं, स्केलर प्रोडक्ट। और जब भी पैरेलल कंपोनेंट की बात करोगे याद रखिएगा हमेशा कॉस थीटा आएगा, जब परपेंडिकुलर कंपोनेंट की बात करोगे तो साइन थीटा आएगा। चूंकि स्केलर प्रोडक्ट का फंक्शन ये है कि दो वेक्टर एक दूसरे के कितना पैरेलल हैं, ये इस चीज को मेजर करने के लिए यूज होता है। इसी वजह से इस स्केलर प्रोडक्ट में हमेशा कॉस थीटा आता है, साइन थीटा नहीं आता। ये 2 मार्क्स का शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है, व्हाई वी हैव कॉस थीटा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इन स्केलर प्रोडक्ट। तो आंसर ये है बिकॉज स्केलर प्रोडक्ट मेजर्स
how much a vector is aligned or parallel to other vector. That's why we use cos theta. तो पैरेलल चीज को स्टडी करने के लिए या अलाइनमेंट को देखने के लिए हमेशा आपके पास जो है वो कॉस थीटा वाला कंपोनेंट आता है। यही वजह है बच्चों, आपको पता होना चाहिए, जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होता है किसी भी वेक्टर का, इसको पैरेलल कंपोनेंट भी कहते हैं, और जो वर्टिकल कंपोनेंट होता है किसी भी वेक्टर का, इसको हम परपेंडिकुलर कंपोनेंट भी कहते हैं। तो दैट इज द फिजिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ स्केलर प्रोडक्ट. दैट स्केलर प्रोडक्ट इज यूज्ड टू मेजर हाउ अ वेक्टर इज parallel to another vector. Since it measures the parallelness or alignment of a vector, that's why we use cos theta trigonometric function. होप सो आपको समझ आ गई होगी। अगले लेक्चर में हम इसकी प्रॉपर्टीज को स्टडी करेंगे। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।